गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं प्लांट सेल। तो प्लांट सेल जो होती है उस प्लांट सेल के अंदर इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है प्लांट सेल की। ठीक है, तो प्लांट सेल के अंदर जो आउटर वॉल होती है इस आउटर वॉल को हम बेटा बोलते हैं सेल वॉल, जो हम ड्रा कर रहे हैं अभी। ये उसकी सेल वॉल होती है। ये उसकी सेल वॉल होती है और अंदर जो सेकंड वॉल होती है उसको बोलते हैं हम सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो प्लांट सेल जो होती है उसके अंदर सेल वॉल जो होती है वो प्रेजेंट होती है। एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल जो होती है वो एब्सेंट होती है। तो हम प्लांट सेल जो है एक यूकैरियोटिक सेल्स होती है। यूकैरियोटिक सेल्स का मतलब क्या है कि उसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। दूसरा, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो अंदर की तरफ होते हैं वो सारे के सारे डबल मेम्ब्रेन वाले जो भी हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी बॉडी, ये सब के सब प्रेजेंट होते हैं। तो इसके बेस पे क्या है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स है और हम प्रोकैरियोटिक सेल का एक एग्जांपल ले रहे हैं प्लांट सेल। तो प्लांट सेल के अंदर बेटा शेप जो होती है वो इस टाइप से होती है। उसकी जो आउटर वॉल होती है उसको हम सेल वॉल बोलते हैं और जो इनर वॉल होती है उसको क्या बोलते हैं हम सेल मेम्ब्रेन। तो अब ये सेल वॉल जो होती है ये डेड सेल होती है, सॉरी डेड वॉल होती है। ठीक है, अभी जो डेड वॉल होती है ये बनी होती है सेलुलोज की। ठीक है, प्लांट के अंदर जो सेल वॉल होती है किसकी बनी होती है, वो सेलुलोज की बनी होती है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो लिविंग होती है। दूसरा जो बनी हुई होती है वो प्रोटीन प्लस लिपिड की बनी हुई होती है, प्रोटीन प्लस लिपिड की। अभी जो प्रोटीन्स होती है ये इसके अंदर 52 से 60% प्रोटीन्स होती है। ठीक है, और 40% इसके अंदर लिपिड होती है। ठीक है, तो ये क्या है, प्रोटीन और लिपिड की कॉम्बिनेशन की हेल्प से क्या बनती है, ये सेल मेम्ब्रेन बनती है। तो फर्स्ट बात आती है कि दोनों के दोनों जो मेम्ब्रेन होती है ये इस सेल को प्रोटेक्शन करती है। ठीक है, दूसरा इसको एग्जैक्ट शेप देती है। ठीक है, ये डेड होती है, सेल वॉल हार्ड होती है थोड़ी सी और इसको एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देती है। ठीक है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देती है। दूसरी बात ये आती है कि जो दोनों के दोनों मेम्ब्रेन्स होती है ये सेमी परमेबल होती है और इस पे हल्के हल्के पोर होते हैं। ठीक है, जो आपकी ये होती है सेल वॉल, ठीक है, इस पे हल्के हल्के पोर होते हैं जिसके थ्रू मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं एक सेल से दूसरी सेल्स के अंदर, और उसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, ये हल्के हल्के पोर होते हैं जिसके थ्रू जो मटेरियल्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं उसका ट्रांसपोर्ट हो सकता है एक सेल से दूसरी सेल्स के अंदर। अब इसमें क्या होता है कि इसके अंदर जो प्लांट सेल होती है इसके अंदर जो वैक्यूल्स होती है उसका साइज बहुत बड़ा होता है। ठीक है, ये वैक्यूल्स होती है। अब जो वैक्यूल्स होती है, वैक्यूल्स की जो मेम्ब्रेन्स होती है सिंगल मेम्ब्रेन होती है जिसको हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं, और दूसरा इसके अंदर जो लिक्विड होता है उसको हम बोलते हैं सैप।
ठीक है। दूसरी बात क्या होती है कि ये जो वैक्यूल्स होती है इसका साइज काफी बड़ा होता है, तो इसकी वजह से इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर के अंदर नहीं होता, थोड़ा सा साइड में होता है। ठीक है। और वैक्यूल्स जो होती है उसका फंक्शंस क्या होता है कि वैक्यूल्स होती है स्टोरेज काम होती है। ठीक है। वेस्ट मटेरियल का जो एलिमिनेशन होता है उसमें भी हेल्प करती है। दूसरा अगर हम बात करते हैं इसके सेंटर के अंदर, तो सेंटर जो होता है उस सेंटर के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है। और ये न्यूक्लियस भी डबल मेम्ब्रेनस होता है। इस टाइप से एक न्यूक्लियस होता है, ये इसके अंदर डबल मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेन्स होता है ये न्यूक्लियस। ठीक है। ये जो न्यूक्लियस है इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये इसकी इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। ये क्या है, न्यूक्लियस है हमारा। और इस न्यूक्लियस के अंदर इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है ये, और उसके अंदर जो होती है उसको हम बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इसके बीच में जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ठीक है। अब इसके अंदर पोर होते हैं जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। ठीक है। ये हम डीप में पढ़ाएंगे तब कराएंगे आपको। उसके बाद क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर इस टाइप से डीएनए होता है, और जिसको हम बोलते हैं क्रोमेटीन। अब ये जो क्रोमेटीन होता है इसमें क्या होता है, डीएनए प्लस प्रोटीन होती है। ठीक है। अब प्रोटीन भी कौन सी, जो हिस्टोन प्रोटीन होती है वो होती है। एक हल्का सा राउंडेड स्ट्रक्चर और होती है इसके अंदर, राउंडेड स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के अंदर आरएनए प्लस प्रोटीन होती है। ठीक है। और इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। अब मेन बात आती है यहाँ पे कि भाई जो न्यूक्लियस होता है वो इसके सेंटर के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, थोड़ा सा साइड में होता है। क्यों? क्योंकि जो वैक्यूल्स होती है उसका साइज काफी बड़ा होता है, और जब वैक्यूल्स का साइज बड़ा होता है तो उसकी वजह से इसको सेंटर के अंदर पोजीशन नहीं मिलती। ठीक है। तो इसी वजह से थोड़ा सा साइड में होता है ये, और राउंडेड सी स्ट्रक्चर होती है। और दूसरे मेन का इसके जो कंपोनेंट है वो क्या है कि इसके अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको आप क्रोमेटीन बोलते हो, और वो क्रोमेटीन जो होता है वो डीएनए प्लस प्रोटीन का बना हुआ होता है। ठीक है। क्योंकि डीएनए जो होता है उस पर नेगेटिवली चार्ज होता है, और प्रोटीन जो होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो डीएनए है वो एक पैक्ड मैनर में हो गया यहाँ पे। ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अटैक करते हैं, तो जैसे प्रोटीन है उस पर रैप्ड होता है ये डीएनए। ठीक है। जो नेक्स्ट राउंडेड सी स्ट्रक्चर नजर आ रही है आपको, इसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं। इसके अंदर आरएनए प्लस प्रोटीन होती है। इसके अलावा इसके अंदर एक लिक्विड होता है, उस लिक्विड को हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है। तो ये हमारा क्या था, न्यूक्लियस था। न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है कि न्यूक्लियस जो होता है, पहली बात तो ये आती है कि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। तो जब न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है तो जो करेक्टर्स होते हैं, हेरिडिटी करेक्टर्स जो ट्रांसमिट होते हैं पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग के अंदर, तो उसके अंदर भी क्या होता है कि हेरिडिटी जो ट्रांसफर होते हैं वो भी इसके हेल्प से होता है, न्यूक्लियस के हेल्प से। दूसरा क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर जो डीएनए होता है उसके अंदर हेरिडिटी इंफॉर्मेशन होती है कि जो प्लांट है उसकी क्या हाइट जाएगी, प्लांट है वो किस टाइप का है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो होती है इसी के अंदर होती है, डीएनए और जो आरएनए होता है उसके अंदर। और नेक्स्ट बात क्या है कि ये पूरा सेल को डायरेक्ट करता है, कंट्रोल करता है, जिसकी सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म जो होती है जितनी भी उसको सारी कंट्रोल करता है। सो इट इज कॉल्ड डायरेक्टर ऑफ द सेल। ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि इससे अटैच्ड इस टाइप से ये, जिसको आप ईआर बोलते हो शॉर्ट फॉर्म में, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोल सकते हो। तो जो एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम्स होती है वो इस शेप में होती है, इस टाइप से। ठीक है। जिसको आप ईआर बोलते हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑफ टू टाइप, इट इज एसईआर और आरईआर। एक
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होती है और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है जिसकी सरफेस पे राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है, क्रिस्टलिक फॉर्म में होते हैं राइबोसोम्स और इसकी सरफेस पे होते हैं ये, ठीक है। तो और क्या है कि जैसे ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये दो टाइप की बताई है मैंने, SCR और RER। अब ये तो क्या हो गया, RER है ये, ठीक है। स्मूथ जो होगी वो इस टाइप से होती है, ठीक है, SCR। इस पे राइबोसोम्स होते हैं वो नहीं होते, ठीक है। और ये जो है, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका काम क्या है कि जो ये मेम्ब्रेन्स होती है इसको बनाने में हेल्प करती है ये। दूसरा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या होता है कि ये साइट प्रोवाइड करती है किसको, ये किसकी जगह दे रही है, एक प्रकार से शेल्टर दे रही है किसको, राइबोसोम्स को, ठीक है। और राइबोसोम्स जो होते हैं ये राइबोसोम्स होते हैं, अभी राइबोसोम्स जो हैं ये भी दो टाइप के हो गए। एक तो क्या है कि ये अटैच्ड राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं अटैच्ड राइबोसोम्स। और दूसरे क्या होते हैं, फ्री फ्लोटिंग राइबोसोम्स होते हैं। अभी फ्री फ्लोटिंग जो राइबोसोम्स होते हैं, फ्री फ्लोटिंग राइबोसोम्स हैं, इनका और इनका काम जो होता है अटैच्ड राइबोसोम्स का, दोनों का एक ही होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करना। क्या करना, प्रोटीन सिंथेसिस करना, प्रोटीन्स बनाना। लेकिन ये जो प्रोटीन्स होती है, जो फ्री फ्लोटिंग राइबोसोम्स होते हैं तो स्कैटर्ड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। मेन चीज इसके अंदर लिक्विड होता है एक, ठीक है, जिसको आप बोलते हो साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म जो होता है इसके अंदर ये फ्री फ्लोटिंग राइबोसोम्स रहते हैं, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म के अंदर ये जो राइबोसोम्स है ये वो प्रोटीन्स बनाते हैं जो इस सेल के अंदर यूज होती है। भाई कुछ सेल्स क्या है कि सेल के अंदर सेल के डेवलपमेंट के लिए भी प्रोटीन चाहिए, तो इसके ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो प्रोटीन चाहिए वो तो बनाएगा ये वाला फ्री फ्लोटिंग राइबोसोम्स। कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती है जो एक सेल से दूसरी सेल के अंदर जाती है, तो ये जो अटैच्ड राइबोसोम्स होती हैं ये वो प्रोटीन्स बनाता है जो दूसरी सेल के अंदर जाती है, ठीक है। दोनों का फंक्शन एक ही होता है, फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, देन दे आर कॉल्ड एज प्रोटीन फैक्ट्री। इसको क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको हम डायरेक्टर ऑफ द सेल बोलते हैं न्यूक्लियस को। अब इसके अंदर क्या होता है कि इस टाइप से एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स होती है, ठीक है। इनके नंबर जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि एनर्जी कितनी चाहिए। अगर सेल को ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होते हैं, अगर कम एनर्जी की जरूरत होती है सेल को तो कम होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया जो हो गया ये क्या करता है कि जो हम खाना खाते हैं उसका ऑक्सीडेशन जो होता है वो इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ जो फूड होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, तो क्या देता है ये में एनर्जी देता है। इसलिए जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको क्या बोलते हैं हम, पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि ये क्या बनाता है, एनर्जी बनाता है, और जो एनर्जी होती है वो एटीपी की फॉर्म में हमारी बॉडी जो है उसके अंदर, या फिर अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट की जो सेल्स है उसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाएगा वो माइटोकॉन्ड्रिया जो है एनर्जी वो एटीपी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी उसके अंदर, ठीक है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है ये, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, इसके अंदर न्यूक्लियस जो होता है उसके ऊपर की साइड में इस टाइप से बाई कॉन्केव शेप ये होती है जिसको हम बोलते हैं गोल्जी बॉडी, ठीक है। और ये पैरेलल फॉर्म में होती है, और जब ये ज्यादा होती है तो इसको हम बोल देते हैं जीबी कॉम्प्लेक्स या फिर गोल्की बॉडी कॉम्प्लेक्स। ये क्या करती है, इसका काफी इंपॉर्टेंट फंक्शंस होता है, कुछ एंजाइम्स बनाती है ये सेल के लिए। और जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है कि अगर राइबोसोम्स ने प्रोटीन बनाई है और वो प्रोटीन ट्रांसपोर्ट होनी है दूसरी सेल के अंदर, तो उसमें क्या होता है कि ये अगर प्रोटीन्स बना दी, और फिर क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल सी प्रोटीन इस टाइप से पड़ी हुई है यहाँ पे,
ट्रांसपोर्ट में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, गोल्जी बॉडी क्या करती है कि प्रोटीन की जो पैकिंग करती है, उसको प्रोटीन को पैक करके एक कॉम्पैक्ट मैनर में लगा देती है। ठीक है, तो उसकी हेल्प से जो ट्रांसपोर्ट होता है बहुत इजी हो जाता है। तो गोल्जी बॉडी का मेन फंक्शन ये होता है। ठीक है, कुछ ऑर्गेनेल्स के फॉर्मेशन में भी हेल्प करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट गोल्जी बॉडी के बाद इसके अंदर क्या आता है, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनेल्स होता है इस टाइप से, जिसको हम बोलते हैं लाइसोसोम। अभी लाइसोसोम्स क्या होता है, इसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं वो क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनेल्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं वो। तो ये जो लाइसोसोम्स होता है इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, और वो जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो अगर कोई भी ऑर्गेनेल्स है वो डेड हो गया है तो उस डेड ऑर्गेनेल्स को क्या करते हैं, वो डाइजेस्ट कर देते हैं। ठीक है, क्लियर। जैसे कोई भी स्पोजी माइटोकॉन्ड्रिया डेड हो गया है तो ये एज ए वेस्ट रहेगा इसके अंदर, तो ये जो लाइसोसोम्स है इस पे क्या रिलीज कर देगा, डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज कर देगा और यहाँ से डाइजेस्ट हो जाएगा। लेकिन जब ये एंजाइम्स रिलीज करते हैं किसी भी ऑर्गेनेल्स पे तो क्या होता है कि ये खुद भी डाइजेस्ट हो जाता है, खुद भी मर जाता है ये। इसी वजह से इसको बोलते हैं हम लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग ऑफ सेल, सुसाइड बैग ऑफ सेल। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको, सुसाइड बैग ऑफ सेल बोला जाता है। नेक्स्ट क्या होता है कि ये हमारी जो प्लांट सेल होती है इससे इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं एनिमल सेल से। तो इसके अंदर सबसे एक मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गेनेल्स होता है। ठीक है, जिसको बोला जाता है इस टाइप से, ये जो ऑर्गेनेल्स होता है इसको बोलते हैं हम क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अभी जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसको हम बोलते हैं किचन ऑफ द सेल या फिर किचन ऑफ द प्लांट। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है कि ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको बोला जाता है क्लोरोफिल। ठीक है, अभी क्लोरोफिल जो होता है ये क्या करता है, ये क्लोरोफिल जो होता है ये सन की लाइट को ट्रैप करता है, और सन की लाइट को ट्रैप करने के बाद जो फोटोसिंथेसिस होता है और फोटोसिंथेसिस इसके अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, अभी जो क्लोरोप्लास्ट हो गया ये क्या बनाता है हमारे लिए, जो प्लांट है उसके अंदर क्या बनाता है, फूड बनाता है जिसको हम कंज्यूम करते हैं। तो क्या हुआ कि जो प्लांट है उसने जो फूड बनाया है, ठीक है, वो एक प्रोसेस होता है स्पेशल जिसको आप फोटोसिंथेसिस बोलते हो। तो फोटोसिंथेसिस जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक हम कराएंगे तब आपको पता चलेगा। ठीक है, तो ये ऑर्गेनेल्स होते हैं। उसके अलावा इसके अंदर हल्के हल्के फिलामेंट टाइप में होते हैं। ठीक है, जिसको आप माइक्रोट्यूब्यूल्स भी बोल सकते हो। ठीक है, माइक्रोफिलामेंट। तो ये जो होते हैं माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये क्या करते हैं, ये प्लांट सेल को एक्स्ट्रा मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं इसको। ठीक है, एक्स्ट्रा मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं इसको, कौन, किसको, सेल को। ठीक है, अब इसके अंदर एक नेक्स्ट होता है जिसको आप सेंट्रियोल बोलते हो। इस शेप में सेंट्रियोल होते हैं ये। ठीक है, इसको आप सेंट्रोसोम भी बोल सकते हो। तो सेंट्रियोल जो होता है वो क्या करता है कि जब सेल की ग्रोथ होती है तो उसके बाद सेल डिवीजन होता है, एक प्लांट सेल से दूसरी सेल बनती है प्लांट सेल। ठीक है, एक सेल से दो सेल बनती है। फॉर एग्जांपल दिस प्लांट सेल, तो क्या बनेंगी, दो सेल बनेंगी। तो ये क्या होता है कि जो सेल डिवीजन होता है वो इस सेंट्रियोसोम या फिर सेंट्रियोल की हेल्प से होता है। यही रेस्पॉन्सिबल होता है सेल डिवीजन के लिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल्स अगर मैं बात करता हूँ दूसरी सेल्स की, तो एक जो नारो सेल होती है उसके अंदर ये सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, तो उसकी वजह से वो सेल डिवाइड नहीं कर पाती। ठीक है, तो ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट सेल। और इन प्लांट सेल के अंदर हमने डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनेल्स पढ़े हैं। अब इसके अंदर एक नेक्स्ट चीज जो आती है वो मैं आपकी क्लियर कर देना चाहता हूं। यहाँ पे एक होता है प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, एक होता है साइटोप्लाज्म और एक होता है न्यूक्लियोप्लाज्म।
ये तीनों क्या होते हैं कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो तो क्या होता है कि इस सेल के अंदर, ठीक है, जितना भी लिक्विड होता है टोटल न्यूक्लियस का भी और जो इसके बाहर होता है, तो उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, क्लियर। अब जो साइटोप्लाज्म होता है वो क्या होता है कि ये जो सेल है उसके अंदर का जो लिक्विड है, इस सेल के अंदर जो लिक्विड है, इसको छोड़ के, न्यूक्लियस के लिक्विड को छोड़ के, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। अब ये न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, ये वो लिक्विड होता है जो किसके अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। और ये जो प्रोटोप्लाज्म होता है ये टोटल लिक्विड किसका, इसका न्यूक्लियस है, इसके अंदर का जो लिक्विड है और जो सेल के अंदर जो लिक्विड है। अब ये मेन बात आती है कि साइटोप्लाज्म वगैरह जो हम बात कर रहे हैं ये क्या होता है, ये सेल के अंदर लिक्विड होता है और इसके अंदर न्यूट्रिएंट होते हैं बहुत सारे। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि ये जो ऑर्गेनेल्स होते हैं इनके बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसको खत्म कर देते हैं ये। ठीक है, एक दूसरे से टकराए ना, कुछ रेंडमली होते हैं स्कैटर्ड फॉर्म में, तो वो एक दूसरे से टकराए तो उसके बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसको खत्म कर देते हैं। कौन, ये जो लिक्विड होता है ये। ठीक है, दूसरा उसके अंदर न्यूट्रिएंट होते हैं बहुत सारे। ठीक है, प्रोटीन्स होती है, कार्बोहाइड्रेट, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। वो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो यूज करती है सेल। ठीक है, तो ये था ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट सेल। ठीक है, थैंक्स फॉर टुडे।